देखते हैं बाबा साहब ने कैसे 14 तालाब से उनकी क्रांति का आगाज किया। स्पर्शिले तू ओंजळीने खुले केले पाणी चौदार तळ्याचे हक्क देऊन माणसाचे केले सोने पीडितांच्या जीवनाचे शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा शिका संघटित व्हा आणि संघर्ष करा मार्ग बदलीचा नाविला दिला भीमराया माझा भीमराया ब्रेकिंग न्यूज, भारत में बाढ़ के पानी से हुई बहुत सारी तबाही, गांव डूबे, शहर डूबे और सरकार ने की चेतावनी। भारत में बाढ़ का खतरा, बढ़ते जलस्तर से पानी की समस्या हुई ज्यादा, भारत में हाहाकार। समुद्र महासागरों का जलस्तर बढ़ा और मछुआरों को पानी में जाने के लिए मना कर दिया। बाढ़ की समस्या तो सब जगह है ना। आज इसके बारे में और बात करेंगे प्राइम टाइम पर। हमारे साथ है डॉक्टर रवि जित्ते जी, जिन्होंने अम्बेडकरिज्म साहित्य में पीएचडी की है। तो जानते हैं इसके ऊपर बाबा साहब के क्या विचार थे, उन्होंने हमें इसमें से क्या सोल्यूशन बताए हैं। बहुत कम लोग जानते हैं इसके बारे में। हमें और इसके बारे में जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर रवि जित्ते जी। जित्ते जी, आपका सबसे पहले प्राइम टाइम में स्वागत है। आपने अम्बेडकरी साहित्य में पीएचडी की है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो शायद आपने इसमें पढ़ी हैं। मैं इसके ऊपर आपके विचार जानना चाहूँगी। देखिए, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचार और उनके जो कार्य है, इसको आप चंद शब्दों में पूरे नहीं कर सकते। उनके अनगिनत कार्य है, लेकिन उन्होंने जो कार्य के लिए सभी को प्रेरित किया है वो विकसित भारत और विकसित पर्सन सिलेक्ट किया है। ये आप जो बाढ़ की समस्या बोल रहे हो, ये कोई समस्या नहीं है। बाढ़ का पानी एक एक्चुअली देखा जाए तो ये वरदान है। हमारे पास नैसर्गिक संपत्ति है, इसको हमको समान तरीके से बांटना चाहिए। इसको बांटने के बहुत सारे उपाय हैं जो हमको इसको सरकार को उसको रिस्पॉन्सिबल बना के उसका इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए। और इस कार्य में बाबा साहब का पूरे इसमें टेक्निकली, इंजीनियरिंग साइड, इकोनॉमिक साइड बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल सही कहा जित्ते जी। और इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अगर आपको पता है तो जिस नदी को, नर्मदा नदी को रिवर ऑफ सॉरोज कहा जाता था, क्योंकि बाढ़ की वजह से वहाँ पे हर साल काफ़ी किसानों का नुकसान होता था। वहाँ पर जब बाबा साहब पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी वाटर डिपार्टमेंट में थे, तब उन्होंने सारी नदियाँ जोड़कर आप जहाँ पे सूखा है वहाँ पर पानी को उपलब्ध कराया जाए, और जहाँ पे बाढ़ आ रही है वहाँ पे पर्याप्त मात्रा में पानी कैसे हो, इसके ऊपर काफ़ी जानकारी दी। इसके साथ साथ सर जानना चाहेंगे कि बाबा साहब का इसके ऊपर और क्या सोल्यूशन था, जैसे एनवायरनमेंट और क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी और पावर ग्रिड की। अब देखिए, जैसा पानी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अगर हम देखा जाए तो बाबा साहब ने जो सजेस्ट किया बहुत अच्छा मार्ग जो है वो है नदियों को जोड़ना। सभी नदियों को जोड़ने से क्या होगा कि जहाँ जिस प्रांत में पानी की कमी हो, जिस प्रांत में पानी की समस्या ज़्यादा हो, तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्लस पानी के साथ एनर्जी हम क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करने से ये ग्रीन और क्लीन एनर्जी होगी, जिसमें इन्वायरमेंटल का कोई भी लॉस नहीं होगा और उस चीज़ को हम इफेक्टिवली इस्तेमाल करते हैं और इंसानों के ऊपर भी इसका बहुत अच्छा असर होगा। तो इनका ये जो विजनरी थॉट्स है और इम्प्लीमेंटेशन जो करना है वो हमारे सेंट्रल सरकार को करना है, और इसी का हमें भी एक नागरिक होकर प्रयत्न करते रहना चाहिए। बिल्कुल सही कहा जित्ते जी। तो ये थे हमारे साथ आज प्राइम टाइम में डॉक्टर रवि जित्ते जी। और गौर फरमाएं, जो भारत में पावर ग्रिड सिस्टम है ये भी बाबा साहब की ही देन है, क्योंकि जब वो इस डिपार्टमेंट में थे तो हमें भविष्य में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है इसके ऊपर बाबा साहब ने तब से सोल्यूशन दे रखा है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मेरे ख्याल से एक गांव में 60 सालों से महिला बस नींद में है, जैसे उन्हें उनके अधिकारों के बारे में पता नहीं है।
देखते हैं क्या चल रहा है झमेला गांव में। अरे ज्योति, क्या हुआ? क्या तुमको तुम्हारे आदमी ने फिर से मारा? ये तुम्हारा चेहरा इतना कैसे फूल गया है? ये क्या हो गया? अरे क्या बताऊं, मेरा आदमी रोज मुझे मारता है, दारू पीता है, गाली गलौज करता है, बोलता है औरत उसके पैर की जूती है। अरे ऐसा कोई कैसे कर सकता है? इतने वैसे बेशर्मी से कैसे और बेरहमी से कैसे मार सकता है? तुमको कुछ करना चाहिए, तुम कुछ करती क्यों नहीं? क्या करूं, अब मेरा नसीब ही खराब है। शादी के बाद पति ही परमेश्वर है, यही तो हमें बताया गया है। हाँ, ये बात तो सही है। मुझे भी मेरा एक छोटा मोटा पापड़ का बिजनेस निकालना था। मैं गई मेरे हस्बैंड के पास, मेरे पति से मैंने बोला कि मुझे थोड़े पैसे दे दो। पता है क्या कहा उन्होंने ज्योति? एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा ऐसे बोले हैं। फिर मैंने सोचा चलो पिताजी से मांग लेती हूँ। पिताजी के पास गई, उन्होंने कहा तुझे दूंगा तो तेरे भाई को क्या मिलेगा? एक कहते हैं कि वो सारे जायदाद का सिर्फ मेरा भाई ही अकेला वारिसदार है। मुझे तो लगता है ज्योति, मेरी एक बहन शहर में रहती है, वो नौकरी करती है, उसका पति उसे मारता भी नहीं है, वो सबसे बढ़िया जिंदगी जी रही है। हाँ, हेलो हेलो बहन, बोलो कैसी हो? अभी हम लोग तो तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे। दीदी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, चल रहा है वही पुरानी घसी पिटी अपनी जिंदगी। कुछ नहीं दीदी, मेरा भी वही हाल है। बस अब 9वां महीना लग गया है, काम पे जा रही हूँ। आजकल थकान सी महसूस होती है, पर काम पर तो जाना पड़ेगा। अरे तुम काम पे क्यों जा रही है? काम बंद कर देना। वैसे भी तो लेडीज को और औरत लोगों को सिर्फ चूल्हा चौका, बर्तन मांजना और बच्चे संभालना यही तो करना है। यही अपनी जिंदगी और यही अपना धर्म है। एक मिनट, आप सब लोग नींद में हो शायद, क्योंकि ऐसे बात करिए जैसे आपको अधिकारों के बारे में आपके पता ही नहीं है। हाँ ज्योति जी, हाँ मोहिनी जी, आपको पता नहीं, बाबा साहब ने जब हिंदू कोड बिल दिया तब उसमें बहुत सारे अधिकार आप महिलाओं को दे रखे हैं। जैसे अगर आपका पति मार रहा है ज्योति जी, पिछले बार तो आप शायद 7 से 8 दिनों तक अस्पताल में थी, आपको बहुत सारे टाके भी पड़े, मरते मरते बची हो आप। आपको पता है आपको डिवोर्स और रीमैरिज का भी हक दिया है हिंदू कोड बिल द्वारा। और आप मोहिनी जी, आपको लगता है कि पिताजी आपके पैसे नहीं देंगे क्योंकि जायदाद में हकदार तो सिर्फ भाई है, पर आपको पता है जायदाद में समान अधिकार दिए हैं आपको बाबा साहब ने। और इसके साथ साथ आपके बहन को भी बता दीजिए कि मैटरनिटी लीव भी मुहैया कराई है जब वो लॉ मिनिस्टर थे। ऐसा लगता है हम तो बरसों से नींद में हैं, हमें तो हमारे अधिकारों के बारे में पता ही नहीं है। सही बात है, बहुत बार ऐसे होता है कि हमें हमारे अधिकारों के बारे में पता नहीं होता और हम बस एक काम को अपना धर्म समझकर करते रहते हैं। हाँ, मुझे भी यही लगता है। जैसे देखो ना, पति की सेवा करना, पति को परमेश्वर मानना और एक गांव को स्वच्छ रखने की जिम्मेदारी जैसे दलितों की है, वैसे ही हम औरतों की है पति को परमेश्वर बोलना और उसकी सेवा करते रहना दिन रात। पति को परमेश्वर, आपको पता है बाबा साहब के इसके ऊपर क्या विचार थे? वो बोलते थे कि एक पति और पत्नी का नाता जो है एक दोस्त की तरह होना चाहिए। हाँ, मुझे भी यही लगता है। हाँ, लेकिन अभी पता ही नहीं चला था। अभी तो पता चला कि पति और पत्नी का रिश्ता साथ में रखना दोस्त की तरह होता है। हम लोगों को तो लगता है कि ये धर्म होता है। खैर, अब आपको सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं। आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है, अधिकार हमेशा जिम्मेदारी के साथ आते हैं। और जैसे आपने भाषण में भी सुना, अगर आप जिम्मेदारी नहीं निभाते हो तो नतीजों का भी आप
तैयार रखें। तो आओ सब मिलके अपने अधिकारियों के साथ समझदारी से आगे मिलकर जुलकर सब काम करो। चलो साथ बढ़ते हैं। आओ मिलकर नए समाज निर्माण के लिए अपना योगदान देते हैं। दीवारें ऊंची है, गलियां है तंग, लंबी डगर है पर हिम्मत है संग। पाँव पे छाले हैं सांसें बुलंद, लड़ने चली हूँ आजादी की जंग। बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, तो जहां फेमिनिज्म के लिए भी बाबा साहब ने काम किया है, देखते हैं एक रिटायरमेंट पार्टी में दो दोस्तों के बीच में क्या बातें चल रही है। चलते हैं एक रिटायरमेंट पार्टी के बाद दो दोस्तों की बातें सुनने के लिए। अच्छी रही पार्टी। अपने बैच के सब लोग को मिलके बहुत ही अच्छा लगा। और हमें बहुत अच्छा लगा कि तू मेरे 60th बर्थडे में, तू मेरे बर्थडे में आया और तू मेरे रिटायरमेंट में आया और तुम्हारा जो 60th बर्थडे था उसके तरह ये पार्टी नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि इतना बड़ा आदमी मेरे पार्टी में आया वही बहुत है। और एक बात बोलूँ वाकमारे, जब हम लोग कॉलेज में थे तो मुझे ये अनएक्सपेक्टेड था कि तू कोई बिजनेसमैन बनेगा, क्योंकि एक तो तू जय भीम वाला, ऊपर से मराठी मानुस। मुझे लगा कोई जॉब करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या यूपीएससी एमपीएससी में घिस घिस के आईएएस बनेगा। तुम जैसे लोगों को कहाँ पैसे की अकल होती है। लेकिन मैंने अखबार में देखा कि तू बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और ऊपर से तुम किताबें लिखता है, बेस्ट सेलर किताब है तुम्हारी, और कॉलेज भी बनाता है और कंस्ट्रक्शन का बिजनेस भी है। उसके स्टेट का बहुत बड़ा अवार्ड कंस्ट्रक्टर का तुमको मिला है। मुझे लगा इनके खून में कहाँ से ये सब आया। देख वाकमारे, तू बुरा मत मानना मेरी इस बात को। नहीं, तेरा कमेंट मुझे अच्छा लगा। तू क्या, हमारे समुदाय के सभी लोग ऐसे ही सपने देखते हैं, लेकिन हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं कि हमारा इतिहास क्या है। तुझे एक सच बोलूं, ये खून, जाति, प्रदेश, धर्म, ये अंधश्रद्धाओं में मैं विश्वास नहीं रखता। मैं बस अपने मेहनत और मूल्य पर ही विश्वास रखता हूँ। तुम जैसे लोगों का भी इतिहास है, बताओ तो सही क्या है तुम्हारा इतिहास। हाँ, बताता हूँ। तुझे तो पता है ना, मैं बाबा साहब को बहुत शुरू से पढ़ता हूँ। हाँ, वो तो पता है। हाँ, तो जब ब्रिटिश सरकार में सोशल एक्सप्लॉयटेशन की बातें कर रहे थे, तब बाबा साहब ने फाइनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के बारे में बताया था। उनका थीसिस भी एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इसके ही आधारित था। उन्होंने इकोनॉमिक्स में तो एमए किया ही है, लेकिन लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से मिलने वाला डॉक्टर ऑफ ऑल साइंस, ये डॉक्टरेट दुनिया में बस बाबा साहब के पास ही है। वो तो है। जब ब्रिटिशर्स अपने देश का सोना लेके भाग रहे थे, तब हमें एक सेंट्रल बैंक की आवश्यकता है, ये भी बाबा साहब ने ही उनके सामने रखा था। इसी के आधार पर बाद में उनकी एक किताब द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इसके आधार पर 1935 में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। और ये बाकी गोल्ड ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ों का भी इम्पोर्टेंस बाबा साहब ने उस टाइम पे बताया था सबको। और बाकी कंस्ट्रक्शन, ये मेरा बिजनेस, इससे मेरा पूरा नहीं नाता है। कैसे? ये कैसे तुम्हारा नाता इससे? तुम्हें पता है खड़कवासला डैम, फिर वो कात्रज टनल इन पुणे, इसका कंस्ट्रक्टर कौन है पता है? कौन? फूले कंस्ट्रक्शन कंपनी। ओके। और ये जो कॉलेज बनाने का आइडिया है वो कहाँ से मिला तुमको? कॉलेज बनाना का आइडिया भी बाबा साहब से ही मैंने लिया था। सिद्धार्थ कॉलेज, मिलिंद कॉलेज, फिर रैयत शिक्षण संस्था
उसके बाद यहाँ तक कि लड़कियों का पहला स्कूल, ये सब बाबा साहब, महात्मा फुले और शाहू महाराज की तो देन है। अच्छा, और ये सब राइटिंग वेटिंग इसका आइडिया तुमको कहाँ से मिला फिर? बाबा साहब के राइटिंग और स्पीचेस के सारे वॉल्यूम्स मैंने पढ़े, तो बेस्ट सेलर राइटर तो मुझे बनना ही था ना। और पहले से ही मैं और मेरे परदादा ये अनएक्सपेक्टेड थिंग्स करने में तो माहिर ही है। सो ओके, एक बात बोलूं वाघमारे, मुझे लगा था कि ये सब जो फुले, शाहू, अंबेडकर, इन्होंने सिर्फ पिछले वर्ग के लोगों के लिए ही काम नहीं किया है, ये बराबर है ना? नहीं, इन सब लोग ने पूरे भारतवर्ष के लिए काम किया है, क्योंकि क्या है कि 60% से ज़्यादा लोग पिछड़े वर्ग से बिलोंग करते थे, तो उनके उत्थान के लिए इनको सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, इसलिए उन्होंने सबके लिए काम किया है। और तू कभी फिर मिल, मैं तेरे को बताऊंगा बाद में। वो तो ठीक है, अभी सच बोलूं तो अभी तो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है कि कैसे कैसे मैं गलत फहमी में रहता था। मुझे लगा कि ये सब जो समाज के विद्रोही लोग हैं, उन्होंने बाबा साहब को और फुले, शाहू, अंबेडकर, ये सबको एक समाज में सीमित रखा है, और अभी मुझे पता चला कि ये सब नहीं होना चाहिए था। वाघमारे, तू मेरे पार्टी में तो आया है, मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी देगा क्या? नहीं? हाँ बोलना, क्या चाहिए तुझे? ऐसा कर, वो जो बाबा साहब अंबेडकर के स्पीचेस, राइटिंग की जो किताबें है, वो मुझे देगा क्या तू? अरे मेरे दोस्त, मेरे पास अभी फिलहाल few कॉपीज पड़े हैं, तो तू वो इस्तेमाल कर ले। इसके बाद मैं तुझे गारंटी देता हूँ कि थोड़े दिन में पूरे 24 के 24 वॉल्यूम्स में तेरे घर पे भिजवाऊंगा। ओके? और अभी टाइम भी बहुत हुआ है, कल मेरा पेरिस में बिजनेस मीटिंग है, तो मुझे जाना पड़ेगा। और तुझे कुछ भी कभी भी ज़रूरत हो तो मुझे याद कर, तेरा ये दोस्त हमेशा तेरे साथ है। बड़ा थैंक यू आने के लिए मेरे पार्टी। इन्होंने तो हर एक क्षेत्र में अपना हो सके उतना योगदान दिया है। एंथ्रोपोलॉजी, जुडिशियरी, लॉ, प्लानिंग, हिस्ट्री, रिलीजन, इकोनॉमी, राइटिंग, एजुकेशन। I am Indian फर्स्टली एंड लास्टली कहकर भारत को संविधान देने वाले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। महाराष्ट्र की है बताने वाले बाबा साहब। 1 वोट 1 वैल्यू का समान अधिकार देने वाले बाबा साहब। एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की नींव रखने वाले बाबा साहब। वर्किंग आवर्स को 12 घंटों से कम करके 8 घंटा करने वाले बाबा साहब। डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता, वर्किंग आवर्स 8 आवर्स, सैलरी में इंक्रीमेंट, प्रेजेंटेशन उसका इक्वल का प्रोविजन करने वाले बाबा साहब। और इसके साथ साथ राष्ट्र ध्वज में कमेटी मेंबर भी थे बाबा साहब। हमें एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता है, ये प्रस्ताव रखने वाले बाबा साहब। और उसके साथ साथ छोटे राज्य ज़्यादा विकास, ये प्रस्ताव हमारे भारतवर्ष के सामने रखने वाले बाबा साहब। इन्हें हम कैसे सिर्फ एक स्पेसिफिक समुदाय में सीमित रख सकते हैं? मुझे लगता है ये राष्ट्रीय नेता थे। तो चलिए हम एक साथ फिर से बोलते हैं, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जय। जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप लोग सब आइए। आज जब मॉर्निंग में सालबाऊ में इतना बड़ा जयंती का सेलिब्रेशन हुआ, हम लोग फर्स्ट टाइम मिले, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना आज इनविटेशन करती हूँ आपको मेरे घर पर चाय पे बुलाने का, ताकि हम लोगों की और अच्छी जान पहचान अच्छी हो
और हम लोग कुछ कर सके। हाँ, बहुत बढ़िया। आज का प्रोग्राम तो बहुत सुंदर हुआ। छोटे छोटे बच्चों के स्पीच, डांस, गाने और जो हमारे प्रमुख अतिथि आए थे उन्होंने भी अच्छा मार्गदर्शन किया। हमें ऐसे मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हम अपने बच्चों को बाबा साहब का इतिहास, उनके विचार बच्चों तक और बाकी लोगों तक भी पहुंचा सकते हैं। सच कहा ज्योति जी आपने। बाबा साहब ने हमको कॉन्स्टिट्यूशन देकर हमारा उद्धार किया है, इसीलिए हम लोग उनकी जयंती मनाते हैं, ऐसे मुझे लगता था। और हाँ, नाटक में वाटर पॉलिसी के बारे में भी बताया था ना। आजकल तो किसान आत्महत्या कर रहे हैं, तो उनके समाधान स्वरूप के लिए बाबा साहब ने एक बुक लिखा था, क्या स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया, राइट। और इस स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया में शायद उन्होंने बताया था कि अग्रेरियन इकोनॉमी का कुछ कॉन्सेप्ट रखा था, क्योंकि आज किसान बहुत आत्महत्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो वाटर पॉलिसी के बारे में तो बाबा साहब ने बताया था कि कैसे बाढ़ और सूखे के लिए हम सोल्यूशन ढूंढ सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे साहूकार है वो छोटे किसानों से ज़्यादा काम करा के कम पैसे लेते हैं, इसके लिए क्या सोल्यूशन है ये भी इस किताब में लिखा है। ज्योति जी, आपने भी शायद कोई किताब पढ़ी थी ना? हाँ, मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, जहाँ पे छोटे राज्यों के जो माइनॉरिटीज है उनका डेवलपमेंट, विकास कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में जानकारी दी गई है। क्या हुआ मनदीप जी, आप शांत लग रहे हैं? नहीं, शांत नहीं लग रहा हूँ। मुझे ये बताएं, यहाँ बैठकर हम कर ही क्या सकते हैं? वैसे भी हम जर्मनी में रह रहे हैं और ऐसे जो मेडिकल सिस्टम है जो हॉस्पिटल इंडिया में ही है, हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं? एक मिनट मनदीप जी, एक मिनट। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि हम कुछ नहीं कर सकते? आपको क्या लगता है यहाँ पे आए हुए सब लोग कुछ भी नहीं कर सकते? ऐसा नहीं है। ऐसे समारोह में लोग बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं, बाद में भूल जाते हैं, और वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते हैं जर्मन में रहकर, और दूसरे साल फिर आएंगे, फिर भूल जाएंगे। ऐसे ही होता है। बाबा साहब के साथ भी ऐसा ही हुआ। अगर आपको ऐसे लग रहा है तो मैं शायद हम सब मिलकर कुछ इसके ऊपर सॉल्यूशंस डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि बिल्कुल छोटी सी बात कीजिए ना, हम में से काफ़ी लोगों को जर्मन आती है ना, और बहुत सारे बच्चे यहाँ पर आकर जर्मन सीखना चाहते हैं, जहाँ पे उनको किसी ना किसी की मदद चाहिए। हो सकता है हम खुद जर्मन सिखाएं? क्या कहना है आपका मोहिनी जी? मुझे लगता है ऐसी बातों में, जैसे कि यहाँ हम लोग जो पुराने लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे कि मैं आई हूँ यहाँ पे, मैं पिछले 14 साल से रहती हूँ, यहाँ पे रहना ही एक खुद एक्सपीरियंस है। तो मैं यहाँ आने वाले सब नए लोगों को यहाँ की जर्मन भाषा का नॉलेज दे सकती हूँ, यहाँ पे करियर कैसे बनाया जाता है इसके बारे में गाइडेंस कर सकती हूँ, और यहाँ के तौर तरीके भी बता सकती हूँ। तो हम लोग यहाँ पे रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। और मैं बताऊं, इस्कॉन टेम्पल्स है वो भी फॉरेन जो इस पे ही आधारित है ना, फॉरेन पैसों पे ही। तो हम भी अम्बेडकर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स खड़े कर सकते हैं। सोचो, AM, UK, ऑस्ट्रेलिया, USA, इन्होंने तो ऑलरेडी काम भी शुरू किया है। करेक्ट भावेश, मैं एग्री करता हूँ। और हमारा फाइनेंशियल सपोर्ट भी थोड़ा ठीक ठाक है, तो जो भी स्टूडेंट आते हैं उनके लिए ब्लॉक अकाउंट बनाने के लिए हम लोग हेल्प कर सकते हैं। और जैसे हमने हेल्प करने के बाद जब वो खुद एस्टेब्लिश होते हैं तो उसके बाद वो दूसरे की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे ही मदद का सिलसिला हम जारी कर सकते हैं। और उसके साथ साथ हो सकता है जो यहाँ पे सेटल होना चाहे उनको यूरोपियन ब्यूरोक्रेसी समझाने में भी मदद कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। मनदीप जी, बाबा साहब ने भी ऐसी मदद की थी, पर बाद में लोग भूल जाते हैं। ऐसे मदद करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि आप जो मदद है, ये मदद नहीं, ये हमारी हर एक की जिम्मेदारी है। आप मदद बोल के आओगे, ना खुद की मदद करोगे, ना किसी समाज की मदद करोगे, इसमें आपका सिर्फ स्वार्थ सफल लगेगा। जब आप जिम्मेदारी लोगे तब आप समाज के लिए कुछ कर पाओगे, समाज के प्रति कुछ सोच पाओगे और उसकी प्रगति कर पाओगे। तो इसको कभी भी मदद के तरीके से मत सोचिए। प्रोग्राम हमारा है, हमारा यही एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन होता है जो हम थॉट्स को प्रोसेस करे
लोगों के माइंड में उनके जो इनकी जो अच्छे विचार है, अच्छे विचारों का कहीं पे भी प्रगति होगा, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम किस तरीके से कलेक्टिव रहे, किस तरीके से हम किसी कार्यक्रम में या किसी कहीं पे भी जाके एक दूसरे की थॉट प्रोसेस, साइंटिफिक वे में डिस्कशन, उसका इंटेलेक्चुअल्स रिजल्ट्स, ये सब डिस्कस करें, ना कि किसी अंधविश्वास को बढ़ावा दें। तो ये हमारी मदद नहीं, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्या हुआ मनदीप जी, आप और कुछ सोच रहे हैं मैं शायद? सोच रहा था जैसे कि बचपन में एक सपना था कि बहुत सारा सोशल वर्कर हूँ, और यहाँ तो सोशल वर्कर मेडिकल जो काम है यहाँ पर हो नहीं सकते। ये तो ऐसे काम तो इंडिया में पॉसिबल है। हम यहाँ पर ऐसे लगता है इंडिया से आ तो गए हैं हम, हमारा तो अपनों और समाज से नाता ही टूट गया। हम ऐसे कोई वर्क नहीं कर सकते जो हम किसी की मदद कर सकें। देखो मनदीप जी, गिनती तो दोनों की होती है, समस्याओं की भी और समाधान की। आपको कौन सी गिनती करनी है वो आपको डिसाइड करना है। बेटर रहेगा कि आप हमेशा समाधान के साथ चलिए। हाँ, ये तो बात सही है, गिनतियाँ दोनों की बरी है, समस्याओं की भी और समाधानों की भी। कौन सी गिनती करनी है आखिरी में हमें ही तय करना है। और मनदीप जी, जो आप सोच रहे हो कि आप मोमेंट से जुड़ना चाहते थे, कभी कभी आपको लगता होगा कि आपका गांव से नाता टूट चुका है, आप कुछ नहीं कर सकते अम्बेडकराई मूवमेंट के लिए। बट बात ये नहीं है, मुझे लगता है यहाँ पे हमें हमारा नजरिया बदलना चाहिए। बाबा साहब की जो फिलॉसफी थी, ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट फिलॉसफी थी। और डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ भारत में नहीं होता, डिस्क्रिमिनेशन पूरी दुनिया में होता है। हो सकता है हम इसके ऊपर रिसर्च करें, हम देखें कि बाबा साहब की फिलॉसफी की ज़रूरत कहाँ कहाँ है। अगर बाबा साहब ने सिर्फ खुद के गांव तक ये सीमित नहीं रखा, पूरे भारतवर्ष तक ये लेकर गए डिस्क्रिमिनेशन और इसके लिए सॉल्यूशंस निकाले, तो हो सकता है हम भी कुछ सोचें इसके ऊपर। आप सोचिए, हंगेरी जैसे देशों में जय भीम का नारा पहुंच चुका है, क्योंकि वहाँ पे भी उन लोगों ने डिस्क्रिमिनेशन फेस किए और वहाँ पे उन्होंने मदद ली बाबा साहब के विचारों की। तो अगर ये पॉसिबल है मेरे ख्याल से मनदीप जी, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से अब ज़रूरत है बाबा साहब को एक ग्लोबल लीडर के तौर पर देखने की। ऐसे नहीं है कि वो एक विशिष्ट समुदाय के ही नेता है, ऐसे भी नहीं है कि वो सिर्फ भारत के नेता है। आप सोचें कि अगर आपकी इतिहासों की किताबों में नेल्सन मंडेला आए हैं, अब्राहम लिंकन पहुंच चुके हैं, तो अब दुनिया की इतिहासों की किताबों तक बाबा साहब को कैसे लेकर जाएं। और इसी के साथ मेरे ख्याल से हम ये ना सोचें कि वो भारतवर्ष के नेता थे, हम ये सोचें कि वो जो ये ग्लोबल लीडर कैसे थे। मोहिनी जी, मुझे लगता है आपका फोन रिंग हो रहा है। फोन क्यों नहीं बज रहा है? मेरा फोन किधर है? आपका फोन कहाँ है ये देखिए पहले। इधर ही रखा था परमिशन मिल गई। बहुत बहुत बधाई आपको, इससे बड़ी खुशी की बात कोई हो ही नहीं सकती। आपकी और आपके मिशन को बहुत बहुत बधाई। जय भीम, जय भारत।